Hello students and my dear friends, I am Dr. Shalini Shukla and today is 9th of June 2020 Tuesday. So let's start with Business Standard Daily News Analysis. Inspiration of the day is nothing is impossible, only improbable. In today's discussion, we are going to cover these articles. So let's start with article number 1 given on page number 1. CIDCO puts GVK in the dock on airport projects. Navi Mumbai International Airport, that is also called as NMIAL project. It's actually under construction and it is the second international airport for Mumbai metropolitan region. And this project is taken care by JVK company. तो अगर हम JVK कंपनी की बात करें तो JVK कंपनी को पिछले कई दिनों से कई महीनों से जो रेटिंग फर्म्स हैं वो उसकी फाइनेंशियल कैपेबिलिटी पर उसको लो रेटिंग असाइन कर रही हैं. द JVK फर्म इज़ डाउनग्रेडेड बाय सीरीज ऑफ रेटिंग फर्म्स. उसी को ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र गवर्नमेंट बॉडी सिटी एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, जिसको सिडको भी बोलते हैं, सिटी एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, विच ओज 26% इन दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट. NMIL प्रोजेक्ट में सिडको का 26% का स्टेक है. तो सिडको ने नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के जो डीलर है दैट इज़ JVK कंपनी, उसको नोटिस इशू किया है और उसको ये बताया है, उससे ये कहा है, उससे ये पूछा है कि JVK ग्रुप हैज़ टू प्रूव दैट इट इज़ फाइनेंशियली कैपेबल ऑफ कंप्लीटिंग दिस प्रोजेक्ट अंडर टाइम, because continuously downgrading by number of rating firms, JVK has to now prove its financial capability towards fulfillment of its obligation. तो अब JVK को रिप्लाई करना है सिडको को कि उसके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, ही इज़ फाइनेंशियली सस्टेनेबल, द कंपनी इज़ फाइनेंशियली सस्टेनेबल इन ऑर्डर टू एग्जीक्यूट दिस नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट. अगर हम बात करें इसी बीच में तो बेडवेज जो साउथ अफ्रीका का इन्वेस्टर्स है बेसिकली मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट में, मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द स्टेक होल्डर इन नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रोजेक्ट. इसको मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट MIAL भी बोलते हैं. तो MIAL भी एक स्टेक होल्डर है इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में. JVK इस प्रोजेक्ट को कंस्ट्रक्ट कर रहा है, सिडको भी एक स्टेक होल्डर है और बेडवेस्ट भी एक स्टेक होल्डर है. तो बहुत सारे स्टेक होल्डर हैं इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में. तो जब बेडवेस्ट वो आर्बिट्रेशन पैनल में गया और उसने कहा JVK इज़ नॉट सस्टेनेबल, फाइनेंशियली सस्टेनेबल, तो JVK को शेयर इशू करने की परमिशन तब तक ना दी जाए जब तक कि उसको सिडको से इस बात का क्लियरेंस नहीं मिल जाता कि JVK के पास प्रॉपर फाइनेंशियल रिसोर्स हैं उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए, प्रॉपरली कंप्लीट करने के लिए. सिडको हैड अर्लियर रिटन टू JVK सेइंग दैट इशूइंग 80% इन JVK एयरपोर्ट होल्डिंग टू द थर्ड पार्टी इन्वेस्टर would reduce JVK's effective stake in MIAL to 15% and in NMIAL to 12%. एक्चुअली हुआ क्या था, JVK ने अपने कुछ शेयर इशू किए थे, 80% शेयर मार्केट में इशू किए थे जिसे कई सारे थर्ड पार्टी इन्वेस्टर्स ने खरीदा. तो सिडको ने पहले भी JVK को वार्न किया था कि अगर JVK अपने शेयर को इशू करता, क्योंकि JVK के पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज थे नहीं, तो फंड रेजिंग के लिए उसने शेयर मार्केट में फ्लोट किए. अब उसने जब अपने शेयर मार्केट में फ्लोट किया तो कई सारे थर्ड पार्टी इन्वेस्टर्स भी JVK में आ गए. JVK का इन्वेस्टमेंट NMIAL प्रोजेक्ट में भी था और MIAL प्रोजेक्ट में भी है. मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट में भी JVK का स्टेक है और नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट में भी JVK का स्टेक है. और जब JVK के स्टेक को किसी और थर्ड पार्टी ने खरीद लिया तो इनडायरेक्टली उस थर्ड पार्टी का भी स्टेक बन जाता है NMIAL प्रोजेक्ट में और मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट में. तो उसी को वॉर्न करते हुए सिडको ने JVK को नोटिस दिया था कि अगर JVK अपने होल्डिंग्स को, अपने स्टेक को थर्ड पार्टी को बेचता है तो JVK का जो इफेक्टिव स्टेक है मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट में और नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट में वो रिड्यूस कर दिया जाएगा और वो रिड्यूस हो जाएगा. दिस इज़ नॉट इन कंप्लायंस विद द कंडीशन ऑफ द नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड कंसेशन एग्रीमेंट, क्योंकि इस तरह का कोई भी क्लॉज उस पर्टिकुलर एग्रीमेंट में नहीं था जब JVK ने नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट में अपने स्टेक खरीदे थे या इन्वेस्टमेंट किया था. इशुएंस ऑफ शेयर इन JVK एयरपोर्ट होल्डिंग कुड मेक incoming investors majority shareholders.
और जो JVK ने शेयर होल्डिंग जो शेयर्स जो इशू किए थे मार्केट में, उसके थ्रू जो बैक एंट्री होगी जितने भी इन्वेस्टर्स की, थर्ड पार्टी इन्वेस्टर्स की, उनकी एंट्री को केयरफुली रिव्यू किया जाएगा, क्योंकि अगर वो इन्वेस्टर्स बैक डोर से एंट्री करते हैं या JVK की शेयर होल्डिंग्स के थ्रू नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के प्रोजेक्ट में एंट्री करते हैं, देन दे कुड फॉर्म द मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स, और वो मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स आएंगे, ताकि मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स मीन्स उनके पास डिसीजन मेकिंग पावर आ जाएगी। इसलिए सिडको इस सारे इशुएंस ऑफ शेयर को केयरफुली रिव्यू करेगी। अकॉर्डिंग टू JVK अनाउंसमेंट, द न्यू इन्वेस्टर्स विल ओन 80% in JVK's airport holding company, which in turn will owe 74% in MIAL after buying out Bidvest and ACSA's stake। तो इसको आप इस तरह से भी बोल सकते हैं, ऐसे इन्वेस्टर जो डायरेक्टली जिनको मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड में एंट्री नहीं मिली, या ऐसे इन्वेस्टर जो कि नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहते थे बट वो इन्वेस्ट नहीं कर पाए, बट दे आर नॉट इन्वेस्टिंग थ्रू JVK, तो उसका कंसर्न लेते हुए सिडको ने JVK को वॉर्न किया है और रिटर्न में नोटिस में मांगा है कि आप रिटर्न में दीजिए कि यू आर फाइनेंशियली कैपेबल ऑफ एग्जीक्यूटिंग दिस प्रोजेक्ट। अगर आप नहीं हैं, देन वी विल थिंक अबाउट एनी अदर एग्जीक्यूटिव और एनी अदर company। MIL in turn owes 74% in Navi Mumbai International Airport Limited। Bidvest and JVK Group are in litigation for more than 1 year the former stake sale in MIL to the Adani Group and JVK's right of first refusal। अगर हम लिटिगेशन प्रोसेस की बात करें तो ये दोनों कंपनी बिडवेस्ट और JVK पिछले 1 साल से लिटिगेशन के प्रोसेस में है, जिसमें JVK ने बिडवेस्ट पर भी लिटिगेशन कर दिया था कि बिडवेस्ट ने जो अपने स्टेक अडानी ग्रुप को शेयर किए हैं उसके वो नहीं करता था, क्योंकि JVK के पास बीइंग अ मेजॉरिटी शेयर होल्डर JVK के पास राइट था रिफ्यूज़ करने का उस डील को। तो इसमें दे आर ऑलरेडी इन लिटिगेशन प्रोसेस। अब बिडवेस्ट ने भी JVK को लिटिगेशन में डाल दिया है कि JVK फाइनेंशियली कैपेबल है ही नहीं उस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए, इसीलिए JVK अपने शेयर को इशू कर रहा है और थर्ड पार्टी इन्वेस्टर्स को एंट्री दे रहा है। हालांकि JVK की तरफ से इस इशू पर कोई भी अभी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया, बट JVK ने ये ज़रूर क्लेरिफाई किया है कि अगर कोई नए जो इन्वेस्टर्स आते हैं JVK की कंपनी में, वो नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रोजेक्ट के कंप्लीशन पर उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो प्रोजेक्ट टाइमली ही कंप्लीट होगा। इट इज़ द इंटरनल मैटर ऑफ JVK कि वो किसको अपने शेयर सेल आउट कर रहा है, बट सिडको जो है वो इस बात को मानने को तैयार नहीं, क्योंकि अगर कोई भी थर्ड पार्टी इन्वेस्टर्स JVK के थ्रू एंट्री करता है नवी मुंबई प्रोजेक्ट में या मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड में, तो वो मेजॉरिटी शेयर होल्डर बन जाएगा। इसलिए बिडवेस्ट और सिडको जैसे जो स्टेक्स होल्डर्स हैं उन दोनों प्रोजेक्ट्स में वो कंटिन्यूसली इस चीज़ को वॉच कर रहे हैं कि कोई ऐसे थर्ड पार्टी की एंट्री JVK के थ्रू ना हो। तो JVK की फाइनेंशियल सिचुएशन को देखते हुए सिडको ने नोटिस इशू किया और उससे पूछा है कि वेदर यू आर फाइनेंशियली कैपेबल फॉर एग्जीक्यूटिंग दिस प्रोजेक्ट और नॉट। अगर हम इस शेयर होल्डिंग की बात करें, किस नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट में किसकी किसकी शेयर होल्डिंग्स है और मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट में किसकी किसकी शेयर होल्डिंग्स है, तो आप क्लियरली देख सकते हैं नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट में 74% MIL के हैं और सिडको के 26% हैं। इसी तरह मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट में JVK का 50% शेयर है। आप देख सकते हैं मेजॉरिटी स्टेक होल्डर है ये मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट में JVK, और AAI का 26%, ACSA का 10% एंड बिडवेस्ट का 13.5%। तो मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड में JVK मेजर स्टेक होल्डर है, शेयर होल्डर है, और MIL जो है वो नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड में मेजर स्टेक होल्डर। तो JVK कुछ भी अगर सेल करेगा अपने स्टेक को तो उसका फ़र्क इस कंपनी पर भी पड़ेगा और इनडायरेक्टली नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रोजेक्ट पर भी उसका फ़र्क पड़ेगा। इसीलिए जो सिडको है, जो दूसरा शेयर होल्डर है नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट में, वो बहुत कॉशियस है इस पर्टिकुलर शेयर के इश्यूज़ को लेकर के। और ऐसा कहा जा रहा है कि जो नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ये इंडियाज़ फर्स्ट अर्बन मल्टी एयरपोर्ट सिस्टम के तहत काम करता है विद अदर सेकेंड एयरपोर्ट ऑफ मुंबई। तो हो सकता है आपसे क्वेश्चन पूछा जा सके कि इंडियाज़ फर्स्ट अर्बन मल्टी एयरपोर्ट सिस्टम कहाँ है, तो इट इज़ इन मुंबई एंड इट इज़ वर्किंग विद द अदर एयरपोर्ट ऑफ मेट्रोपॉलिटन सिटी ऑफ मुंबई। अब देख लेते हैं Article number 2 given on page number 1. SBI cuts lending rates by 25 to 75 basis points.
जैसा कि हम सभी देख रहे हैं पिछले कुछ महीनों से आरबीआई लेंडिंग रेट्स को कम कर रहा है, रेपो रेट्स को कम कर रहा है, रिवर्स रेपो रेट्स को भी कम कर रहा है। तो उसी को फॉलो करते हुए और हम देख रहे थे कई बार जो आरबीआई ने रेट कट्स किए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, उसको फॉलो करते हुए बहुत सारे कमर्शियल बैंक्स ने लेंडिंग रेट को डिक्रीज़ नहीं किया या उतना डिक्रीज़ नहीं किया जितना उन्हें डिक्रीज़ करना चाहिए था, क्योंकि कमर्शियल बैंक्स रेडी नहीं थे इस पैंडमिक की सिचुएशन में लेंड करने के लिए। बट अब इंडिया का जो सबसे बड़ा लेंडर है, कमर्शियल बैंक लेंडर एसबीआई, उसने अपने लेंडिंग रेट्स को 25 टू 75 बेसिस पॉइंट तक डिक्रीज कर दिया है। इट मीन्स स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज प्रमोटिंग लेंडिंग, और वी कैन से इट नाउ रेडी टू गिव चीपर लैंडिंग टू द इन्वेस्टर्स और टू द इंडिविजुअल। इसका रीज़न क्या हो सकता है? इसका रीज़न ये भी आप कह सकते हैं, कई सारे रीज़न हो सकते हैं कि इस समय एसबीआई ने ही क्यों रेट डिक्रीज़ किया। जब आरबीआई कह रहा था तब बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ क्यों नहीं किया, तब एसबीआई और बड़े जो कमर्शियल बैंक्स हैं क्यों लोन देना नहीं चाह रहे थे उस समय? क्योंकि उस समय पैंडेमिक की सिचुएशन थी, इकोनॉमिक बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ चल नहीं थी, इकोनॉमिक क्लोज डाउन में थी, तो अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा थी। अब हम देख रहे हैं कि धीमे धीमे इकोनॉमी ओपन हो रही आफ्टर एग्जिट 1.0। कल से तो बहुत सारे मॉल्स भी खुल गए हैं, रिलीजियस प्लेसेस भी खुल चुके हैं। तो अब इकोनॉमिक रिवाइवल देख रहे हैं, बैंक्स भी देख रहे हैं और एक्सपर्ट भी देख रहे हैं कि दे आर नाउ सर्टन कि अब इकोनॉमी ओपन हुई तो अब इंडियन इकोनॉमी बूस्ट करेगी। इसीलिए अब कमर्शियल बैंक्स जो हैं वो रेडी हैं लैंड करने के लिए। तो हम ये कह सकते हैं कि आरबीआई ने जो पहले मेजर्स लिए थे अपनी मॉनेटरी पॉलिसी में, जो भी बेस रेट या रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट रिड्यूस किए थे, उसका ट्रांसमिशन एक्चुअली में अब हो रहा है इंडिविजुअल इन्वेस्टर तक। लेकिन हालांकि अगर हम देखें एसबीआई के अलावा बहुत सारे जो और लेंडर्स हैं उन्होंने अभी फ़िलहाल के लिए अपना कोई भी लेंडिंग रेट रिड्यूस नहीं किया है। क्यों? क्योंकि जैसा कि हम सभी जानते हैं सुप्रीम कोर्ट में भी केस चल रहा है मोराटोरम पीरियड को लेकर के, इंटरेस्ट जो चार्ज कर रहे हैं मोराटोरम पीरियड में उसको लेकर के। तो बैंक्स जो हैं, अदर बैंक्स अपार्ट फ्रॉम एसबीआई, जो अदर बैंक्स हैं वो ऑलरेडी अंडर प्रेशर है, अंडर ड्यू प्रेशर है कि वो, एक तो उन्होंने मोराटोरम एक्सटेंड किया 6 मंथ के लिए, अब उन पर केस चल रहा है कि वो इंटरेस्ट रेट को भी एग्जाम करें, इवन डिफ़र ना करके बिल्कुल उसको वेव ऑफ कर दें। तो इसके बाद अब एसबीआई जो सबसे बड़ा लेंडर है कमर्शियल बैंक्स में, उसके अपने लेंडिंग रेट रिड्यूस करने के बाद जो अदर लेंडर्स हैं जैसे लाइक पीएनबी और अदर बैंक्स, उन पर और ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा कि वो अपने लेंडिंग रेट्स को कम करें। The lending rate cuts come after country's largest lender slashed its interest rate on the retail term deposit by up to 40 basis point across all tenures from May 27। लेंडिंग रेट कम करने के साथ ही साथ अगर आपको ध्यान हो तो बैंक्स ने अपने डिपॉजिट रेट्स भी कम किए थे। एसबीआई ने मई में ही अपने जो एफडी के रेट से एफडी पे देने वाले इंटरेस्ट रेट उसको भी कम किया था, और हमने डिस्कस भी किया था कि रिसेंटली अब बहुत सारे बैंक जो हैं वो अपनी एफडी पर अपने रेट्स कम करेगा। क्यों? क्योंकि बैंक का सीधा स्टैंड ये है, बैंक्स ये नहीं चाहते कि आप अपना आइडल मनी उनके पास रखें और बैंक्स उस पर आपको इंटरेस्ट दें। बैंक्स अब ये चाहते हैं कि आपके पास जो पैसा है, जो कैश है, उसको आप खर्च करें, डिमांड में कन्वर्ट करें या तो इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करें। इसीलिए बैंक्स जो है वो अब डिपॉजिट रेट्स भी बैंक्स ने कम कर दिए हैं, लेंडिंग रेट्स भी कम कर दिए हैं। इन दोनों से क्या होगा? मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ेगी, मनी सप्लाई बढ़ेगी तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा और डिमांड बढ़ेगी, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा और डिमांड बढ़ेगी तो क्या होगा? इकोनॉमी रिवाइव करेगी जल्दी। इट हैज़ रिवाइज डिपॉजिट रेट्स बाई 20 BPS पॉइंट इफेक्टिव फ्रॉम May 12, जो कि उसने लास्ट May 12 में अपने डिपॉजिट रेट को रिवाइज किया था। नन द लेस इट इज़ अ reprieve for economically stressed retail customers who have been salary cut and even job losses due to the possible contraction in economic growth। तो आप ये कह सकते हैं कि जब एसबीआई ने कम किया है अपना लेंडिंग रेट, तो अब आगे आने वाले टाइम में आपको अदर कमर्शियल बैंक्स में भी, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो पब्लिक हो, लेंडिंग रेट्स में स्लैश दिखेगा। ये लिस्ट है कि कितना रेट कट हुआ है और किस किस टर्म लोन पे कितना कितना रेट कट हुआ है, जो कि 10 जून से इफेक्टिव होगा। तो आप देख सकते हैं एग्जिस्टिंग MLR 1 मंथ के लिए 6.95% है, जो कि रिड्यूस करके 6.70 कर दिया गया है। इसी तरह 1 मंथ से लेकर के 3 ईयर तक के सभी के स्लैब में चेंज किया गया और सभी में रिडक्शन है। तो इसीलिए 25 से 40 बेसिस पॉइंट तक चेंज देखने को मिलेगा सारे MCLR और लेंडिंग रेट्स में।
अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है आप लोगों से, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे कि MCLR क्या होता है, व्हाट इज़ MCLR। हम तो यहाँ लेंडिंग रेट की बात कर रहे हैं और हम यहाँ आपको चार्ट MCLR का शो कर रहे हैं, तो एक्चुअली व्हाट इज़ दिस MCLR, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके बताएंगे कि MCLR क्या होता है। और अगर रेपो लिंक्ड लेंडिंग रेट की बात करें तो अप्रैल 20 में वो 7.4 था, जो कि रिवाइज करके 6.6 हो जाएगा, और जुलाई 1 में 6.6, जो कि रिवाइज करके 6.2 हो जाएगा। MCLR लिंक्ड होम लोन EMIs विल गेट चीपर बाई ₹420 बाई 30 ईयर्स लोन। जो 30 साल का जो होम लोन है उस पर मंथली 420 रुपये आपको कम देने पड़ेंगे अगर आपने 25 लाख रुपए तक का लोन लिया है। और जिनका लोन लिंक है EBR और RLLR से, उनको थोड़ा ज़्यादा सस्ता पड़ेगा, दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 660 रुपीज़ उनको चीप पड़ेगा उनका होम लोन। होम लोन को भी कई तरीके से, होम लोन के इंटरेस्ट को भी कई तरीके से आप लिंक कर सकते हैं। MCLR से लिंक हो सकता है, EBR से लिंक, कभी फिक्स्ड रेट होता है, कभी फ्लोटिंग रेट होता है। इस तरह से आप होम लोन पे जब इंटरेस्ट पे करते हैं वो भी कई तरीके से पे कर सकते हैं, ये जो लोन टेकर होता है उसकी चॉइस होती है। क्या होता है, क्यों होता है, कभी हम इसको लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। अभी की न्यूज़ के लिए आप इतना समझिए कि SBI ने अपने लेंडिंग रेट कम कर दिए हैं 25 बेसिस पॉइंट से 40 बेसिस पॉइंट, और जिसकी वजह से मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ेगा और डिमांड और इन्वेस्टमेंट बूस्ट होगा। और ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जो अदर कॉमर्शियल बैंक्स हैं वो भी इस लेंडिंग रेट को फॉलो करेंगे, लेंडिंग रेट में अपने स्लैश करेंगे। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 3 गिवन ऑन पेज नंबर 3, ड्रग सेल्स स्लाइड 9% इन मे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कोविड-19 के से रिलेटेड जो इकोनॉमिक लॉकडाउन हुआ उसकी वजह से बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ नहीं चल रही थी, लेकिन ये एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि कोविड-19 जो पैंडेमिक जो हेल्थ पर प्रॉब्लम आई उसकी वजह से ड्रग की सेल्स भी डाउन होगी। बट एज़ पर द डेटा 9% ड्रग सेल जो है वो मंथ मई के महीने में डाउन हुई है। ड्रग सेल इन डोमेस्टिक मार्केट कंटिन्यू टू बी इम्पैक्टेड विद द पैंडेमिक शोइंग नो साइन ऑफ स्लोइंग डाउन। पैंडेमिक बढ़ ही रहा है और जिससे कि जो एक्चुअली डाइवर्जन हुआ है वो डाइवर्जन हो गया इन्फेक्शन रिलेटेड जो ड्रग्स हैं उसकी तरफ। कार्डियक और एंटीबायोटिक जैसे जो ड्रग्स होती हैं उसमें थोड़ा सा हमने स्लो डाउन देखा, 9% का स्लो डाउन देखा। क्रॉनिक थेरेपी सच एज कार्डियक एंड एंटी डायबिटिक शो मार्जिनल ग्रोथ इन मे। तो एंटी डायबिटिक और कार्डियक जो ड्रग्स हैं बेसिकली ये ड्रग्स तो हमारी नॉन टचेबल डिजीज़ होती हैं और ये एक्चुअली वाइटल ड्रग्स इनको आप बोल सकते हैं। इनमें बहुत ज़्यादा स्लो डाउन नहीं दिखा क्योंकि ये ड्रग्स बहुत नेसेसरी कैटेगरी में आती हैं। एनी इंडिविजुअल हु इज सफरिंग फ्रॉम एनी कार्डियक और डायबिटिक लाइक डिजीज़ और सिंड्रोम वो ड्रग लेगा ही लेगा। मैनी रिसर्च फर्म AIOCD AWACS हैज़ प्रेडिक्टेड ज़ीरो ग्रोथ इन डोमेस्टिक मार्केट दिस फाइनेंशियल ईयर। और कई सारे जो रिसर्च बेस्ड फर्म है उन्होंने डोमेस्टिक मार्केट में इस बार ज़ीरो ग्रोथ प्रेडिक्ट करी है ड्रग सेल्स में। मेडिसिन्स विच आर essential just like cardiac anti-diabetic may not see that much dip in their sale, but the other essential drugs or other drugs can have the 0% growth in domestic market into this financial year as per the so many research firms। अब आप ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि मैम जब कोविड-19 की वजह से ड्रग की तो सेल बढ़नी चाहिए, अच्छा ये 9% का डिक्रीज़ क्यों मिल रहा है? ये 9% का डिक्रीज़ इसलिए मिल रहा है कि ग्रोथ नहीं हो रही है। एक्चुअली जो फ्रेश प्रिस्क्रिप्शन है, जो अगर हम बात करें डायबिटीज़ कार्डियक उसकी तो ड्रग प्रॉपर सेल हो रही है क्योंकि ऑलरेडी वो प्रिस्क्राइब है, जो पेशेंट है वो ड्रग बाई कर रहे हैं। लेकिन जो फ्रेश प्रिस्क्रिप्शन है वो अब नहीं आ रहा है। उस प्रिस्क्रिप्शन ना आने की वजह से जो सेल है वो कंटिन्यूसली डाउन हो रही है। ओवरऑल फार्मा मार्केट ग्रोथ वॉज डाउन 8.9% इन मे। जो एग्जैक्ट डाउन हुआ है वो 8.9% का हुआ है, वो भी इसलिए क्योंकि जो डॉक्टर्स हैं बहुत सारे क्लिनिक्स बंद थे, हॉस्पिटल्स बंद थे, पेशेंट का रश कम हो रहा था क्योंकि सब कोविड-19 की वजह से जो छोटी छोटी बीमारियों की के लिए जो एक्चुअली लोग हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं उस तरह के जो प्रेस्क्रिप्शन थे वो उनमें फॉलो आउट देखने को मिला। इस पैंडेमिक की सिचुएशन में जब तक कोई बड़ी मेडिकल प्रॉब्लम नहीं हो रही थी तब तक पेशेंट या जो कस्टमर थे वो मेडिकल हॉस्पिटल्स या मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के पास नहीं जा रहे थे, जिसकी वजह से जो फ्रेश प्रिस्क्रिप्शन था वो हिट हुआ है
और उसी की वजह से उन सारी एंटीबायोटिक्स और जो ऐसी ड्रग्स हैं जो कि जनरली ज़्यादा सेल होती हैं उनकी सेल डाउन हुई है। एंटी डायबिटिक एंड कार्डियक मेडिसिन आर पार्ट ऑफ क्रॉनिक थेरेपी टेकन बाय पेशेंट्स रेगुलरली बिकॉज ऑफ विच सेल्स हार्डली डिक्लाइन। डायबिटीज़, कार्डियक, किडनी, इस तरह की जो मेडिसिन होती हैं उनमें बहुत ज़्यादा डिक्लाइन देखने को नहीं मिलता क्योंकि ये क्रॉनिक थेरेपी रिलेटेड डिजीज़ ड्रग्स होती हैं, तो ये इनका कंजप्शन कंटिन्यू है। हाँ, उतनी ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगी, बट ग्रोथ जो है, जो सेल है वो स्टेबल रहेगी, ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगी। और जो अदर नॉन एसेंशियल ड्रग्स जैसे बोल सकते हैं कि लाइक एंटीबॉडीज़, एंटीबायोटिक्स हो गई छोटी छोटी, इस तरह की जो ड्रग्स, कोल्ड कफ, इस तरह की जो ड्रग्स हैं उनमें सेल देखने को नहीं मिल रही क्योंकि कोई फ्रेश प्रिस्क्रिप्शन नहीं आ रहा है। इनमें अकॉर्डिंग टू द डेटा फ्रॉम AIOCD, कार्डियक ड्रग रजिस्टर्ड ग्रोथ ऑफ 3.9% इन अप्रैल, जो कि पिछले साल 5.9 था। तो पिछले साल 5.9 था अप्रैल में जो ग्रोथ थी, वो इस बार 3.9 रही है। इसी तरह जो एंटी डायबिटिक ड्रग्स थी वो पिछले इसी अप्रैल के मंथ में उसकी जो ग्रोथ थी वो 6.4 थी और इस बार 1.1 रही। तो सेल स्टेबल है। जो पेशेंट ऑलरेडी पहले से ले रहे हैं ड्रग्स वो ले रहे हैं, कंटिन्यू है क्योंकि एसेंशियल थेरेपी है, बट जो नए प्रिस्क्रिप्शन है उसकी वजह से ग्रोथ नहीं दिख रही है फार्मा में। अगर हम बात करें स्टैटिस्टिक्स की कि कितना स्टैटिस्टिक्स रहा है, तो आप ये देख सकते हैं चार्ट कि अप्रॉक्सीमेटली जितनी भी कंपनीज है फार्मा की उन सब में मई के पीरियड में आपने माइनस ग्रोथ रजिस्टर्ड करी, चाहे वो सन फार्मा हो, सिप्ला हो, जाइडस हो, लुपिन हो, टोरेंट हो, GSK हो, DRL हो, IPM हो, सब में आप देख सकते हैं कि मई के महीने में निगेटिव सेल रही है, ग्रोथ रेट जो रहा है वो निगेटिव रहा है। अगर हम थेरेपीज़ की बात करें कि ड्रग्स रिलेटेड जो थेरेपीज़ होती हैं, एंटी डायबिटीज़ में आप देख सकते हैं 1.1% की ग्रोथ रही है। कार्डियक में भी केवल डायबिटीज़ और कार्डियक सेगमेंट को अगर हम छोड़ दिया जाए तो जितनी इन्फेक्टिव, पेन, एलर्जी, विटामिन, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, रेस्पिरेटरी, इन सब की जो ड्रग्स हैं उन सब में जो निगेटिव आपको ग्रोथ रेट देखने को मिल रहा होगा। जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया कि डायबिटीज़ और कार्डियक और किडनी जैसी जो प्रॉब्लम्स होती हैं ये इसेंशियल थेरेपीज होती है, इसमें पेशेंट छोड़ नहीं सकते दवा लेना। बट जो इन्फेक्शन रिलेटेड, पेन, एलर्जी, विटामिन, गैस्ट्रो रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, जनरल प्रॉब्लम्स होती हैं, उनमें हमें डिक्लाइन देखने को मिला है। और ऐसा कहा जा रहा है कि इसी सेगमेंट में इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में ज़ीरो ग्रोथ रहने वाली है। आप देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 4 गिवन ऑन पेज नंबर 4। टैक्स GDP रेशियो प्लंजेस टू 9.88%, लोवेस्ट इन 10 ईयर। हमारे पिछले फाइनेंशियल ईयर 20 का डेटा कंटिन्यूसली रिलीज हो रहा है, FDI इंक्रीज हुआ है। अगर हमने देखो कल हमने डिस्कस किया था कि जो टैक्स कलेक्शन है, डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन, वो फॉल हुआ है। आज की न्यूज़ में क्या है, टैक्स GDP रेशियो को भी फॉल हुआ बताया गया है फाइनेंशियल ईयर 20 में। डेफिनेटली अगर हमारा डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन फॉल हुआ है तो टैक्स टू GDP रेशियो भी फॉल ही करेगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन उठता है कि टैक्स टू GDP रेशियो होता क्या है। इट इज़ एक्चुअली द रेशियो विच give you the glimpse of a nation's tax revenue related to the size of its economy as measured by GDP। बहुत सिंपल टर्म्स में बोलें, GDP के परसेंटेज में अगर हमारा GDP 100% है किसी कंट्री का, तो उस 100% के कंपैरिजन में टैक्स कलेक्शन कितना हुआ है। तो पिछले फाइनेंशियल ईयर में 9.8% टैक्स कलेक्शन हुआ है, डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 100% GDP के कंपैरिजन में। अगर हमारी GDP 100 रुपये है तो उसमें 9.8 जो रुपीज़ हैं वो हमारे डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन से आए हैं। और ये जो रेशियो है, ये जो परसेंटेज है, ये पिछले फाइनेंशियल ईयर 18 और 19 के रेशियो से कम है। इट मीन्स हमारा जो टैक्स कलेक्शन है, डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन है फाइनेंशियल ईयर में, वो कम हुआ, जैसा कि कल की न्यूज़ में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। अब इसके लिए क्यों कंसर्न हो हम लोग, अगर हम बात करें कि हमारा जो हमारा टैक्स GDP रेशियो था फाइनेंशियल ईयर 19 में 10.97 था, फाइनेंशियल ईयर 18 में हमारा 11.22% था। तो अगर हम देखें 18 से फाइनेंशियल ईयर 18 से, तो 11.2 से भी कम हुआ, फिर 19 में और कम हुआ, देन 20 में और कम हुआ। आप ये तो भी कह सकते हैं कि मैम पिछले 3 सालों से हमारा जो टैक्स कलेक्शन है वो कम हो रहा है, या हमारा टैक्स टू GDP रेशियो कम हो रहा है। तो इसका पिछले 3 सालों में तो ऐसा कोई कोविड-19 और पैंडेमिक की सिचुएशन नहीं थी, तो ऐसा क्यों हो रहा था, हमारा टैक्स टू GDP कलेक्शन क्यों कंटिन्यूसली फॉल कर रहा था। अगर आपको याद हो तो मैं बहुत सारे वीडियो लेक्चर में कंटिन्यूसली कहती रहती हूँ कि पिछले कुछ टाइम से इंडिया वॉज फेसिंग द रिसेशनरी कंडीशन। हम स्लो डाउन की कंडीशन ऑलरेडी फेस कर रहे थे। इस पैंडेमिक से पहले भी इंडियन इकोनॉमी
स्लो डाउन की कंडीशन पर ही थी, एंड दैट वाज अ क्वाइट एविडेंट वाज टैक्स टू जीडीपी डेटा कि जो फाइनेंशियल ईयर 18 में 11.2, देन 19 में 10.7 और अब 20 में 9.8 तक फॉल कर गया। अब क्वेश्चन आता है कि वाई वी आर सो मच बॉदर्ड अबाउट दिस टैक्स जीडीपी रेशियो। जाहिर सी बात है, टैक्स जीडीपी रेशियो हमें ये इंडिकेट करता है कितना टैक्स कलेक्शन हुआ, कितना गवर्नमेंट के पास रिवेन्यू आया। अगर जितना रिवेन्यू आएगा उसी हिसाब से गवर्नमेंट अपने बजट में एक्सपेंडिचर प्लान करेगी। तो जब हमारे पास इनकम ही नहीं हो रही तो हम एक्सपेंडिचर कैसे प्लान करेंगे, खर्चे कैसे गवर्नमेंट करेगी। तो जैसे एज एन इंडिविजुअल वी आर बॉदर्ड अबाउट अवर इनकम, एज एन इकोनॉमी गवर्नमेंट एंड द एक्सपर्ट आर ऑल्सो बॉदर्ड अबाउट द टैक्स कलेक्शन एंड ऑल्सो बॉदर्ड अबाउट द टैक्स टू जीडीपी रेशियो। तो टैक्स कलेक्शन, तो आप ये भी कह सकते हैं मैम टैक्स कलेक्शन हम एब्सोल्यूट टर्म्स में देखें, उसको जीडीपी के टर्म्स में क्यों देखते हैं? उसको जीडीपी के टर्म्स में इसलिए देखते हैं, जीडीपी टू टैक्स टू जीडीपी जो रेशियो होता है वो बहुत और सारी चीज़ें भी इंडिकेट करता है। क्या चीज़ें इंडिकेट करता है? टैक्स टू जीडीपी रेशियो फर्स्ट से सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये दिखाता है हमें कि हमारा टैक्स कॉम्प्लायंस कितना है। अगर हमारी जीडीपी बढ़ रही है तो क्या उसी रेशियो में हमारा टैक्स कलेक्शन भी बढ़ रहा है? इंडिविजुअल एंटिटीज़ और कॉरपोरेट एंटिटीज़ आर एक्चुअली पेइंग द टैक्स और दे आर हाइडिंग और दे आर इवेजिंग द टैक्स। तो हमारा टैक्स कॉम्प्लायंस को इंडिकेट करता है, हमारी इकोनॉमी की ग्रो को इंडिकेट करता है, कंट्री के ओवरऑल टैक्स पॉलिसी के डायरेक्शन को इंडिकेट करता है कि कंट्री जो भी नेशन है उसका टैक्स पॉलिसी का डायरेक्शन एज पर द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड किस डायरेक्शन में हमारी पर्टिकुलर नेशन की टैक्स पॉलिसी जा रही है। इंडिविजुअल्स और जो हमारे कॉरपोरेट एंटिटीज़ हैं, जो हमारे सिटीजन्स हैं, उनकी इकोनॉमिक वेल बींग को और उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंडिकेट करता है। ज़्यादा लोग टैक्स पे कर रहे हैं, इसका मतलब ज़्यादा लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट है, ज़्यादा लोगों के पास सैलरी है, दे आर कमिंग अंडर टैक्स स्लैब्स, वो बीपीएल की कैटेगरी में नहीं आ रहे, इसका मतलब इकोनॉमी ग्रो कर रही है। इसीलिए जीडीपी टैक्स टू जीडीपी रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी इकोनॉमी के लिए। और हमारे रीसेंट डेटा के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल ईयर 20 में हमारा ये रेशियो ड्रॉप करके 9.8% तक आ गया है। और जो बेसिक रिडक्शन देखने को मिला है वो रिडक्शन हमें देखने को मिला है कॉरपोरेट टैक्स में। सबसे ज़्यादा रिडक्शन कॉरपोरेट टैक्स में हुआ है। कॉरपोरेट टैक्स के बाद कस्टम ड्यूटी और एक्साइज ड्यूटी में भी हमें रिडक्शन देखने को मिला है या मार्जिनल ग्रोथ देखने को मिली है। तो कॉरपोरेट टैक्स, कस्टम ड्यूटी और एक्साइज ड्यूटी की वजह से हमारा इस बार फाइनेंशियल ईयर 2020 का टैक्स जीडीपी रेशियो 9.8% तक फॉल कर गया है। डेवलप कंट्रीज़ हैव हायर कंट्रीब्यूशन टू टैक्स टू देयर जीडीपी। अगर ये इंडिकेटर होता है, अगर आपका अच्छा रेशियो है टैक्स टू जीडीपी, इट मीन्स यू आर डेवलपिंग, यू आर इमर्जिंग। और जो डेवलप कंट्रीज़ है उनमें ये रेशियो बहुत हाई होता है। और इसी लोअर टैक्स टू जीडीपी रेशियो की वजह से पिछले फाइनेंशियल ईयर में गवर्नमेंट का जो टोटल ग्रॉस टैक्स रिवेन्यू था वो 3.39% से फॉल किया था। मतलब गवर्नमेंट को 1.5 ट्रिलियन का कलेक्शन कम हुआ था। 1.5 ट्रिलियन का शॉर्टफॉल गवर्नमेंट ने अपने टैक्स रिवेन्यू कलेक्शन में देखा था। और अगर इस फाइनेंशियल ईयर 2021 की बात करें तो गवर्नमेंट को ये रेशियो 20.5% तक लाना पड़ेगा अगर अपने बजट टारगेट को मीट आउट करना है, जो कि इस बार के फाइनेंशियल ईयर के बजट में गवर्नमेंट ने डिसाइड किया। उसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट को जो टैक्स टू जीडीपी रेशियो है वो 20% तक चाहिए, जो कि बहुत बोलते हैं क्वाइट इम्पॉसिबल दिख रहा है फ़िलहाल की कंडीशंस के अकॉर्डिंग, क्योंकि जो बजट आया था हमारा वो हमारा पैंडेमिक से पहले आया था। तो गवर्नमेंट ने इस अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन को टेकन केयर नहीं किया था, जिसकी वजह से जो प्रोडिक्शन थे वो कुछ ज़्यादा हायर थे। बट अब पैंडेमिक की वजह से गवर्नमेंट को हो सकता है ये डेटा, ये नंबर्स या ये एस्टिमेट्स रिवाइज करने पड़े। और इवन पिछले साल भी गवर्नमेंट ने बहुत सारे मेजर्स लिए थे अपने जीडीपी टैक्स टू जीडीपी रेशियो को इम्प्रूव करने के लिए, कॉम्प्लायंस को इम्प्रूव करने के लिए जीएसटी लाया, इलेक्ट्रॉनिक असेसमेंट का सिस्टम लाया, रिस्क कैपिटल, और इस तरह के कई सारे मेजर्स गवर्नमेंट ने लिए थे कि उसका जो टैक्स टू जीडीपी रेशियो है वो बढ़े। लेकिन फिर भी वो लोअर रहा। अगर ये लोअर रहा और इस ईयर में भी लोअर रहा कंटिन्यूसली फोर्थ ईयर में, तो ये रिस्ट्रिक्ट कर देगा गवर्नमेंट की कैपिटल एक्सपेंडिचर को। कैपिटल एक्सपेंडिचर रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा तो इनकम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन रिस्ट्रिक्ट होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट रिस्ट्रिक्ट होगा, और जिससे हमारा एम्प्लॉयमेंट और डिमांड और इनकम भी रिस्ट्रिक्ट होगी, जिससे इकोनॉमी को रिवाइव करने में ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी या जल्दी रिवाइवल देखने को नहीं मिलेगा। ये आप देख सकते हैं चार्ट में दैट कंटिन्यूसली हमारा जो टैक्स कलेक्शन है वो गिर रहा है। टैक्स टू जीडीपी रेशियो, चाहे वो डायरेक्ट टैक्स हो चाहे वो इनडायरेक्ट टैक्स हो, दोनों में ही फॉल आउट
आउट कर रहा है। सिर्फ इसी ईयर में नहीं, 2005 से अगर आप देख सकते हैं तो कंटिन्यूअसली फॉल कर रहा है, या कुछ कंडीशन में आपको स्टेबल है, मार्जिनल इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा, बट बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट नहीं है। जिस हिसाब से जीडीपी बढ़ रही थी, हमारी इंडियन इकोनॉमी ग्रो कर रही थी, टैक्स कलेक्शन भी बढ़ना चाहिए था, बट ऐसा नहीं हुआ। आप देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 5 गिवन ऑन पेज नंबर 8। बैंक क्रेडिट growth in financial year 21 to hit multi-decade low of 0.0 to 1% क्रिसल। अब जैसा कि हमने देखा था अभी फर्स्ट न्यूज़ में, एसबीआई ने अपना लेंडिंग रेट डिक्रीज कर दिया ताकि उसका क्रेडिट बढ़े, लेंडिंग बढ़े। लेंडिंग बढ़ेगी क्योंकि हमने आपको बताया था कि किसी भी बैंक के लिए उसके असेट्स उसके लोन होते हैं, लोन ही उसके लिए प्रॉफिट जनरेट करते हैं, इनकम जनरेट करते हैं, रिवेन्यू जनरेट करते हैं। अगर किसी कमर्शियल बैंक के पास लोन नहीं होंगे तो अपने डिपॉजिटर्स जो हैं उनको भी वो पैसा नहीं दे पाएगा, वो बैंक एक गोइंग कंसर्न नहीं होगा। और क्रिसिल एक रेटिंग एजेंसी है, रिसर्च बेस्ड फर्म है, उसने एस्टिमेट किया है कि इस फाइनेंशियल ईयर 20 में इंडिया में जो बैंक क्रेडिट ग्रोथ है वो 0 to 1% तक फॉल कर जाएगी। दैट इज़ अ मल्टी डिकेड लो। इतनी लो पिछले कई डिकेड से नहीं आई है। ड्यू टू द इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन, द बैंकिंग सेक्टर इज एक्सपेक्टेड टू विटनेस वन ऑफ इट्स स्लोएस्ट ईयर इन financial year 21. The bank credit was already slower than usual standard in financial year 20, जो कि ऑलरेडी फाइनेंशियल ईयर 20 में बैंक का जो क्रेडिट ग्रोथ थी वो कम थी, बट इस फाइनेंशियल ईयर 21 में ये ग्रोथ और कम हो जाएगी बिकॉज ऑफ द कोविड-19 पैंडेमिक। कोविड-19 ने बहुत सारी सिचुएशंस को, इकोनॉमिक ग्रोथ को बिल्कुल उलट कर रख दिया, जिसकी वजह से जो बैंक क्रेडिट ग्रोथ रेट है दैट इज एक्सपेक्टेड टू श्रिंक बाय 5% इन द बेस केस सिनेरियो। तो इस फाइनेंशियल ईयर में ये 5% बेस केस सिनेरियो से फॉल करेगी, और ऐसा क्रिसिल का कहना है कि 0 to 1% तक की क्रेडिट ग्रोथ रेट इस बार हमें बैंकिंग सेक्टर में दिखेगी। क्रेडिट ग्रोथ रेट मतलब बैंक से जो अब लोन लेने वाले हैं वो कम हो जाएंगे। लोन लेने वाले कम हो जाएंगे तो इन्वेस्टमेंट कम होगा, एक्सपेंडिचर कम होगा, डिमांड कम होगी। डिमांड कम होगी तो कंपनीज़ को बनाने में, प्रोडक्शन करने में कोई इंसेंटिव नहीं होगा। कंपनीज़ के पास काम नहीं होगा तो अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। सब विशियस साइकिल चलती रहेगी। अनएम्प्लॉयमेंट होगा तो आपके पास इनकम नहीं होगी, पब्लिक के पास इनकम नहीं होगी तो फिर डिमांड नहीं होगी। तो इस तरीके से ये विशियस साइकिल कंटिन्यू रहेगी। तो ये अब बैंक्स के लिए बहुत बड़ी क्राइसिस है कि आने वाले टाइम में अगर इतना लेंडिंग रेट कम करने के बाद भी, एपेक्स बैंक ने भी कई सारा लेंडिंग रेट कम किया, रिवर्स रेपो रेट, बेस रेट, एमसीआर, सब कुछ कम करने के बाद भी अगर क्रेडिट रेट में ग्रोथ नहीं दिख रही है तो it's not a very good indicator for any economy. Expert had suggested a pickup in bank credit growth to 8 to 9% in financial year before COVID hit. Expert ने इस COVID-19 की सिचुएशन से पहले इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में ग्रोथ जो प्रेडिक्ट करी थी क्रेडिट की, वो 8 to 9% ग्रोथ प्रेडिक्ट करी थी। कब कह रही थी? जब कोविड-19 नहीं आया था इंडिया में, उसका हिट नहीं हुआ था। लेकिन अब क्रिसिल ये कह रहा है कि ये 0 to 1% तक ही जाएगी, 1% से ज़्यादा नहीं होगी। क्यों? क्योंकि अब जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, कंपनी जो इंडस्ट्री है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं करेगी, अपने प्रायर प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करेगी। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्यों नहीं करेगी? क्योंकि डिमांड नहीं है इकोनॉमी में बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन। डिस्क्रिशनरी जो स्पेंडिंग है वो इंडिविजुअल्स की कम हो गई है। डिस्क्रिशनरी डिमांड, हमने आपको बताया था कि नॉन डिस्क्रिशनरी और डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग क्या होती है, मैंने पहले आपको वीडियोस में बता रखा है। तो इस सब की वजह से डिमांड नहीं है, जिसकी वजह से कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं होगा। जब कैपिटल एक्सपेंडिचर कंपनीज नहीं करेंगी तो उन्हें बैंक से लोन लेने की भी ज़रूरत नहीं है। बैंक से लोन नहीं लेंगे तो बैंक्स की इनकम नहीं होगी। इनकम नहीं होगी तो फाइनेंशियल सेक्टर बिल्कुल बैठ जाएगा। बोल सकते हैं कि बिल्कुल फाइनेंशियल डिस्ट्रेस की कंडीशन में चला जाएगा। अगर किसी भी इकोनॉमी में बैंकिंग सेक्टर फाइनेंशियल डिस्ट्रेस की कंडीशन में चला जाता है तो इट्स अ वेरी प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन फॉर एनी इकोनॉमी। फिर उसमें रिवाइवल करना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक हो सकता है। तो अगर हम डेटा देखना चाहें तो फाइनेंशियल ईयर 17 से लेकर के फाइनेंशियल ईयर 21 तक का जो प्रोजेक्शन है उसमें देखें, फाइनेंशियल ईयर 17 में 3% की ग्रोथ थी, 18 में 9% की, 19 में 11% की, 20 में 6% की, एंड फाइनेंशियल ईयर 21 में जो एक्सपेक्टेशन करी जा रही है वो 0 to 1% की ईयर टू ईयर ग्रोथ रेट एक्सपेक्ट करी जा रही क्रेडिट में। प्रोजेक्टेड क्रेडिट ग्रोथ रेट अक्रॉस सेगमेंट, एमएसएमई में सबसे ज़्यादा आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी 6 to 7%, जो कि पिछले साल 8% थी। हालांकि हर सेक्टर में कम होगा लेकिन एमएसएमई सबसे ज़्यादा क्रेडिट लेंगे इस बार के एमएसएमई सेक्टर में। कॉर्पोरेट में 2 to 3%, जो कि पिछले साल भी 3% थी। रिटेल में जो 15% था, रिटेल जो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होगा इस बार, उसमें केवल 2 to 3% क्रेडिट ग्रोथ रेट दिखेगा। एग्रीकल्चर 4%, अब अप्रॉक्सीमेटली एग्रीकल्चर और एमएसएमई या कॉर्पोरेट में बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। सबसे ज़्यादा जो वर्स्ट हिट है दैट इज़ रिटेल।
क्यों? क्योंकि मॉल्स बंद रहे, बहुत सारे नॉन एसेंशियल कमोडिटीज़ की शॉप्स भी बंद रही, जिसकी वजह से रिटेल सेक्टर में सबसे ज़्यादा हिट देखने को मिलेगा क्रेडिट ग्रोथ रेट में। अब देख लेते हैं कुछ अदर न्यूज़ क्लिप्स। मॉल्स रोल आउट रेड कारपेट बट क्राउड्स मिसिंग ऑन डे 1। जैसा कि कल से मॉल खुल गए हैं, बट मॉल खुलने के बाद भी मॉल में बहुत ज़्यादा क्राउड नहीं दिख रहा। पीपल आर मोर कंसर्न अबाउट द इन्फेक्शन, वो बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन के लिए कंसर्न है, इसीलिए बहुत ज़्यादा फुटफॉल नहीं हो रहा मॉल्स में। नेक्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं। हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है कि दे विल कंसीडर कॉर्पोरेट टैक्स रेट बेनिफिट एक्सटेंशन। जो पिछली बार हमारा 15% रिडक्शन देखने को मिला था कॉर्पोरेट टैक्स में, उसको एक्सटेंड करने का भी प्रोविजन चल रहा है। फाइनेंस मिनिस्टर इस बात पे विचार कर रही है कि जो कॉर्पोरेट टैक्स रिडक्शन किया था पिछले फाइनेंशियल ईयर 20 में, अगर आपको याद हो, आपने मुझे रिस्पॉन्स भी किया है कि कितने % रिडक्शन हुआ था, तो उस एक्सटेंशन को गवर्नमेंट बढ़ाने के लिए भी सोच रही है इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में। और ऐसा कहा जा रहा है कि इसको कई 2-3 सालों तक बढ़ा दिया जाएगा, मतलब 2023 तक कर दिया जाएगा। तो अगर कॉर्पोरेट टैक्स रिडक्शन होता है तो हो सकता है कि कुछ ज़्यादा इन्वेस्टमेंट देखने को, या हमारे जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो कुछ इंक्रीज़ हो। ये कॉर्पोरेट टैक्स रिडक्शन क्यों हो रहा है? नई एंटिटीज़ को अट्रैक्ट करने के लिए, वो क्योंकि वो आएँ और इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करें, डिफरेंट सेक्टर में इन्वेस्ट करें, जिससे कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो और इकोनॉमिक एक्टिविटी रिवाइव हो जाए। भारत सीरम सिक्योर नोट टू टेस्ट सेप्सिस ड्रग ऑन कोविड-19 पेशेंट्स। भारत सीरम एंड वैक्सीन BSVL को परमिशन मिल गई है फेज़ 3 के क्लिनिकल ट्रायल करने की। जो सेप्सिस ड्रग है उसको कोविड-19 के पेशेंट्स पर करने की परमिशन मिल गई है, एंड दैट इज़ द फेज़ 3 क्लिनिकल ट्रायल ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपनी, दैट इज़ भारत सीरम एंड वैक्सीन। इसको BSVL भी बोलते हैं, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं इसके स्टॉक भी बढ़ गए हैं। अब देख लेते हैं दूसरी न्यूज़ क्या है। MP pips Punjab as a top wheat procuring state. Madhya Pradesh is set to pump in around 25,000 crore into its rural economy by the time its all-time high wheat procurement draws to a क्लोज। तो हो सकता है आपसे बैंकिंग एग्जाम में पूछा जाए कि MP जो है वो पंजाब को पीछे छोड़ते हुए वीट प्रोक्योरमेंट में सबसे बड़ा स्टेट बन करके सामने आ रहा है। MP अब पंजाब को ओवरकम करने वाला इन टर्म्स ऑफ वीट प्रोक्योरमेंट। याद रखेंगे, इट्स नॉट वीट प्रोडक्शन या हार्वेस्टिंग, नहीं, प्रोक्योर कर रहा है MP। अभी तक पंजाब के पास सबसे ज़्यादा स्टोरेज होता था, बट इस बार फाइनेंशियल ईयर 20 में मध्य प्रदेश इज गोइंग टू ओवरकम द पंजाब इन टर्म्स ऑफ वीट प्रोक्योरमेंट। आज की न्यूज़ ऑफ द डे, टैक्स GDP रेशियो प्लंजेस टू 9.88%, लोवेस्ट इन 10 ईयर। तो आप इसको टैक्स GDP रेशियो के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेंगे, ये प्रोबेबल क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम्स में। वोकैबुलरी ऑफ द डे, रिप्राइव मीन्स दंड विराम। इसको हमने किस कंटेक्स में पढ़ा है? RBI के कंटेक्स में, जहाँ पर SBI ने अपना लेंडिंग रेट डिक्रीज़ किया है, जिससे कि जो हमारे जो क्रेडिट टेकर्स हैं उनको थोड़ा सा रिप्राइव मिलेगा, थोड़ा सा दंड विराम मिलेगा अगर उनका लेंडिंग रेट कम होगा। ऑल दीज आर द रेफरेंसेस। आज की न्यूज़ में स्टूडेंट इतना ही। इफ़ यू लाइक, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।